जितने भी स्पेशल एजुकेटर होते हैं उन सबको स्पेशल एजुकेशन की जरूरत होती है। सो दैट्स व्हाई मुझे स्पेशल एजुकेशन ही ध्यान देता है। अब डिसफंक्शनल की बात करते हैं। डिसफंक्शनल, इंटरफेयरिंग विद द पर्सनल एबिलिटी टू कैरी आउट डेली एक्टिविटीज इन कंस्ट्रक्टिव वे। अब यहां पे कई सारे वर्ड हैं। एक तो कंस्ट्रक्टिव है यानी कि निर्माणशील। हर व्यक्ति से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो थोड़ा या ज्यादा निर्माणशील हो। अब उसे इस निर्माणशीलता के लिए उसे क्या करना होगा, अपने अंदर कंस्ट्रक्टिव वे लाना होगा। कुछ लोग कंस्ट्रक्टिव नहीं होते, जरूरी नहीं है कि वो कंस्ट्रक्टिव हो, किसी चीज को निर्माणशील तरीके से देख सकें। अब ये कह रहे हैं कि इंटरफेयरिंग विद दी, किसी प्रकार की बाधा, इंटरफेयरिंग विद दी पर्सनल एबिलिटी से टू कैरी आउट डेली एक्टिविटीज इन अ कंस्ट्रक्टिव वे। कंस्ट्रक्टिव तरीके से डेली एक्टिविटीज को ना कर सकने की जो क्षमता है, वो जो इंटरफेरेंस है, वो डिसफंक्शनैलिटी कहलाती है। और इसको मैं साधारण तरीके से बताता हूं आपको। आपका जो ब्रेन होता है, व्हाट इज योर ब्रेन? आपका ब्रेन एक बायोलॉजिकल आईडी है। बायोलॉजिकल मींस ये जो है यहां पे, माइंड आपका यहां नहीं है। फिर इसका जो फंक्शन है, वो है माइंड। तो साधारण तरीके से क्या हुआ, ब्रेन हो गया आपका हार्डवेयर और माइंड हो गया आपका सॉफ्टवेयर। सिमिलरली आपकी बॉडी के अंदर जितने भी आप ऑर्गन्स देख रहे हैं, तो आपके बाकी जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं, यानी शरीर के अंग, ये सभी अंग कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए निर्धारित हैं। और जब वो कार्य नहीं कर पाते, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने हाथ से कार्य नहीं कर पाता क्योंकि मेरे हाथ में कोई ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम हो सकती है, मेरा हाथ टूट गया, कट गया, या कुछ भी हो सकता है ऐसा। ऐसी कंडीशन में मेरे अंदर डिसफंक्शनैलिटी आ जाएगी। तो मैं अपने जो डेली के जो कंस्ट्रक्टिव काम है उसमें इंटरफेयर हो गया। तो इस इंटरफेयरिंग को डिसफंक्शनैलिटी कहते हैं। और इसके बाद आएगा डेंजरस, द पर्सन और टू अदर्स, टू द पर्सन और टू द अदर्स। कोई व्यक्ति जब खुद के लिए खतरनाक हो या दूसरों के लिए खतरनाक हो, जब वो खतरा हो खुद के लिए या दूसरों के लिए, तो वो क्या होगा, वो डेंजरस होगा, खतरनाक होगा। अब इस कैटेगरी को आप कैसे डिफाइन करते हैं? इस कैटेगरी को ऐसे डिफाइन करते हैं, मैं आपको बताता हूं। हर व्यक्ति के अंदर एक प्रोसेस होता है सोचने का कि रिस्क क्या है। इस रिस्क को सोच करके वो क्या करते हैं, वो इस रिस्क से मैनेज करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट। कुछ लोगों में रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता। ऐसी कंडीशन में, इस कंडीशन को आप ज्यादा बेहतर तरीके से कैसे बताएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है आपके अंदर, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी नहीं है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट एबिलिटी आपकी बहुत लो है। ऐसी कंडीशन में आप या तो खुद को बार बार रिस्क में डाल देते हैं, या फिर जो आपके साथ होगा उसको रिस्क में डाल देते हैं। तो ये जो 4 लेवल्स हैं, ये आपके अंदर नहीं होने चाहिए। मुख्य रूप से आपके अंदर क्या नहीं होना चाहिए, मैं आपको साधारण बता देता हूं। एक तो आपके अंदर मूड स्विंग्स नहीं होने चाहिए। सेकंड, दूसरा क्या है, मुझे लिखने में अच्छा लग रहा है। मतलब ये मत सोचना कि मैं ऐसी करना चाह रहा हूं, बस मुझे लिखने में अच्छा लग रहा है। जैसे जब हम छोटे थे तो कोई नया खिलौना आता था तो उसको यूज करने में बड़ा मजा आता था ना, दिस इज सिमिलर टू दैट, है ना। तो तुम्हें मजा आ रहा है, बताना जरूर। तो सबसे पहली बात, आपके मूड स्विंग्स नहीं होने चाहिए। अगर किसी के अंदर भी अगर मूड स्विंग्स हैं तो फिर याद रखना। दूसरी बात, एंगर नहीं होना चाहिए। तो एंगरस या डेंजरस मोर और लेस सेम सी बात है। डिसफंक्शनैलिटी,
ये 3 फैक्टर याद करने हैं, ब्रेन, बॉडी ऑर्गन और माइंड। एंड डेवियांस को मैं मानता हूं कि यहां पे आपको ऑब्जर्वेशन का सहारा लेना पड़ता है और टेस्ट कंडक्ट करने पड़ते हैं। यहां पे आपको सिर्फ अपने परसेप्शन से नहीं चलना। आपको डिवियांस सबसे खतरनाक पॉइंट है जिसके आधार पे आपको एबनॉर्मेलिटी डिसाइड करने से पहले बहुत बार सोच लेना चाहिए, राइट? तो ये एक खतरनाक जगह है। एवरीबडी कैन बी डेविएंट। डेविएंस को आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस के रूप में देखते हैं, लेकिन अगर उसके साथ अगर मूड स्विंग्स हैं, उसके साथ अगर आपका ब्रेन काम नहीं करता, या आपकी माइंड अगर ठीक तरीके से फंक्शन नहीं करता, या आपके बॉडी ऑर्गन्स फंक्शन नहीं करते, या फिर आपके अंदर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, या फिर आप अनप्लीजेंट हैं रियलिटी में, और इन सारी चीज़ों को अगर इनमें से कोई भी एक अगर साथ में है, 2 चीज़ें एक साथ जुड़ रही हैं, तो वो मजबूत हो जाता है। 3 चीज़ें हो रही हैं तो मजबूत हो जाता है। तो आपको क्या करना होता है? आपको अलग अलग टेस्ट कंडक्ट करने होते हैं अलग अलग चीज़ों को देखने के लिए, सो दैट आप ये कह सकें कि ये डेविएंट है, ये डिसफंक्शनल है। तो इस तरीके से आप जोड़ करके उसको अबनॉर्मलिटी में के केस में लाते हैं, क्योंकि आपका काम तथ्यात्मक होता है। देखो, आप बहुत फिलॉसफिकल हो सकते हैं, साइकोलॉजिकली, सोशलॉजिकली आप सोच सकते हैं, परंतु अल्टीमेटली आपके पास में फैक्चुअल प्रूफ होने चाहिए, बिकॉज आपको कभी भी किसी भी एंगल पे इसको हो सकता है कि प्रूफ करना पड़े। एट दैट टाइम यू नीड टू बी कॉशियस। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द नेक्स्ट सेक्शन, द वर्ड एबनॉर्मल। ये जो शब्द है एबनॉर्मल लिटरली मीन्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ ढूंढे तो ये हुआ अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और मुझे लगता है कि आज का जो यूथ है, खास करके टीनेजर्स, हर व्यक्ति नॉर्मल से अलग होना चाहता है। एवरीवन वांट टू बी एबनॉर्मल। सब तो यही कहते हैं। आप हेयर स्टाइल देखो लोगों का, लोग हेयर स्टाइल बनवाने के लिए जाते हैं तो बड़े अलग अलग तरीके बनाते हैं। नहीं, मेरे हेयर स्टाइल को मत देखना, इट्स नेचुरल। हाँ so everybody wants to be abnormal. It implies deviation from some clearly defined norms and standard. यही है, this is the most dangerous term, norms. norms यानी norms मैं क्यों बताऊं, आपको पता है। norms means uncodified law, uncodified principles जिन पे सबको चलना पड़ता है। लिखे नहीं है, कहीं पे दिए हुए नहीं है, तो कैसे पता चलना है? ऐसे ही पता चलना है भाई। आप यू आर गोइंग टू मैरी, आप शादी करने के लिए जा रहे हैं, कोई ट्रेनिंग नहीं है प्रायर, कुछ नहीं है। शादी के 1 दिन बाद, अबे अब तेरी शादी हो गई है, ध्यान से चल, ये काम ध्यान से कर। मतलब सडनली शादी ने क्या कर दिया? मतलब शादी के फेरों पे बैठे थे, पंडित ने कोई ऐसा ज्ञान दे दिया जो कि पहले तक नहीं था। अगर ऐसा है तो सारे पंडितों को ही पढ़ाने के लिए लगा दो। मतलब वो बिल्कुल ही लाइफ को चेंज करने लायक ज्ञान अगर दे देते हैं एक ही रात में, तो एक दिन पहले वो अनमैरिड था, एक दिन बाद में वो मैरिड है, और अब पहले उसे अनमैरिड के नॉर्म्स थे, अब उसके ऊपर मैरिड के नॉर्म्स हैं। दीज आर नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड बने हुए हैं। कुछ कैसे बने हैं? तो यानी इन दोनों का लेना देना किससे है? ग्रुप से है, सोशल ग्रुप से, सोसाइटी से है, उन लोगों से है जो लोग जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपने लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बना लिए हैं। ये जो स्टैंडर्ड और नॉर्म है, इनसे आप अवे जाएंगे, जैसे ही दूर जाएंगे तो आप नॉर्मेलिटी से दूर जा रहे हैं, यानी आप एबनॉर्मल हो रहे हैं। इन साइकोलॉजी वी हैव नो आइडियल मॉडल और इवन normal model of human behavior to use as best for comparison. अब जो मनोविज्ञान में कोई नॉर्मल मॉडल नहीं है। वाई? बिकॉज मैंने क्या बताया आपको, मिल ही नहीं सकता, क्योंकि फ्रॉइड ने क्या कहा? एवरीबडी इज एबनॉर्मल। तो मनोविज्ञान में हमारे पास कोई भी आदर्श मॉडल नहीं है जो कि नॉर्मल मॉडल कहलाए, जो कि सामान्य मॉडल कहलाए मानव व्यवहार का, जिसे हम इस्तेमाल कर सकें कंपैरिजन यानी तुलना के लिए।
तो तुलना के लिए जब हमारे पास मॉडल ही नहीं है तो फिर हम एबनॉर्मेलिटी को कैसे डिसाइड करते हैं?